कंप्लीट हो गया था। इसको डायग्राम के माध्यम से भी हमने एक्सप्लेन किया था और इसका जो लास्ट इक्वेशन था वो हमें प्राप्त हुआ था I इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। I इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ था, म्यू आर स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था दृढ़ घूर्णी द्विपरमाणु कणों के लिए घूर्णन ऊर्जा स्तर, और इसके बारे में भी मैंने आपको समझा दिया था। और दृढ़ घूर्णी द्विपरमाणु जो अणु है उसमें जो अनुमत घूर्णन ऊर्जा स्तर हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन हमने कर लिया था। तो मैंने कल देखा था ऐप पर, आपकी पीछे की जो कंप्लीट क्लासेज हैं वो डाली हुई हैं। आपके जो टॉपिक्स हैं क्लास में वो सीरियल से हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आपकी जो क्लास है 8 और 9 की नहीं डाली गई है। आप ये देखिए कि आपका जो टॉपिक है वो सीरियल क्रम से चल रहा है। तो पीछे की क्लास आप देखिएगा, कोई टॉपिक मिस नहीं है इनमें। और कल की जो क्लास थी उसमें हम अध्ययन कर रहे थे विभिन्न घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा का अंतर, और ऊर्जा के अंतर को हमने इस डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन किया था कल। और इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो नीचे वाला जो डिफरेंस है ये सभी में प्रत्येक में क्या रहता है, समान रहता है, 2b, लेकिन ये जो डिफरेंस है 2b, 4b, 6b, 8b और 10b यहाँ पे पाया जाता है। और j इक्वल टू 0 यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया, j इक्वल टू 1 2b प्राप्त हुआ, 2 पर 6b, 3 पर 12b, 4 पर 20b एंड 5 पे 30b यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है। और ये जो मान है किस में रखने पर हमें प्राप्त होता है, ए जे बार इक्वल टू फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको, जे प्लस 1, और इसका जो मान प्राप्त होता है हमें किस में प्राप्त होता है, सेमी इनवर्स में। तो यहाँ पे ई जे बार इक्वल टू बी जे प्लस 1 सेमी इनवर्स, यहाँ पे जे का मान 0 पुट करोगे, 0 जे इक्वल टू 1 2 3 4 5 पुट करने पर यहाँ पर ई जे का मान 0 2 6b 12b 20b और 13b यहाँ पे प्राप्त होता है। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में अध्ययन कर लिया था और ये आपने रिटर्न भी कर लिया होगा। आज हम दृढ़ घूर्णी जो है उसके लिए घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए हम चयन नियम, सलेक्शन जो नियम हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो घूर्णन स्पेक्ट्रा जो होता है उसके लिए जो चयन नियम होते हैं, ये वे अणु, ऐसे जो अणु होते हैं वही घूर्णन स्पेक्ट्रा देते हैं जिनके स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं। ऐसे अणु ही क्या देते हैं, घूर्णन स्पेक्ट्रा देते हैं जिनके क्या होते हैं, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं। तो ये टॉपिक था आपका घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए चयन नियम। और चयन नियम जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, सलेक्शन रूल के नाम से इसको हम जानते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट बात इसमें आप क्या बताओगे, फर्स्ट यहाँ पे आप बताओगे कि वे अणु जो घूर्णन स्पेक्ट्रा देते हैं उनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए। और स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण वाले जो अणुओं की मैं बात करूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कौन कौन से जो अणु हैं वो स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे दर्शाते हैं। जैसे HCl ले लिया मैंने, HBr ले लिया, H2 हो गया। ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रिटर्न किए हैं HCl, HBr, H2, ये सभी क्या करते हैं, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण ये यहाँ पे दर्शाते हैं।
अब यहाँ पे जो सभी घूर्णन संक्रमण जो होते हैं ये अलाउड नहीं होते हैं। इनमें से सभी संक्रमण क्या नहीं होते हैं, अलाउड नहीं होते हैं। केवल वे ही संक्रमण यहाँ पे अनुमत होते हैं अर्थात अलाउड होते हैं जिनमें घूर्णन क्वांटम संख्या के मान में इकाई अंतर हो। अर्थात घूर्णन क्वांटम जो संख्या है उनका जो अंतर हमें प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त होना चाहिए, 1 हमें यहाँ से प्राप्त होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर इसके सलेक्शन रूल में मैं क्या रिटर्न कर सकता हूँ, डेल्टा जे का जो मान है, डेल्टा जे का जो मान है वो क्या होना चाहिए, ±1 होना चाहिए। अर्थात इनका जो अंतर है उसका मान यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 से अधिक यदि यहाँ पे अंतर संपन्न हो रहा है तो ये चैन नियम की पालना नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि मैं डेल जे इक्वल टू, यहाँ पे डेल जे इक्वल टू क्या हो गया, +1, और डेल जे इक्वल टू क्या लिखूँगा मैं, -1। तो यहाँ पे प्लस का मतलब क्या हुआ, प्लस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, विकिरण का अवशोषण हो रहा है। प्लस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे विकिरण का क्या हो रहा है, विकिरण का अवशोषण हो रहा है। और माइनस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, विकिरण जो है उसका क्या हो रहा है, उत्सर्जन यहाँ पे संपन्न हो रहा है। तो इसका जो सलेक्शन रूल है इसमें आपको ध्यान रखना है, डेल्टा जे का जो मान है, डेल्टा जे का मान ±1 के इक्वल होता है। अर्थात इनका जो डिफरेंस होता है वो 1 होना चाहिए। यदि 1 से अधिक इनका डिफरेंस हमें प्राप्त हो रहा है तो ये सलेक्शन रूल चयन नियमों की पालना नहीं करते हैं। यहाँ पे यदि डेल्टा जे का मान +1 है तो विकिरण का अवशोषण होगा, एंड डेल्टा जे का मान -1 है तो विकिरणों का यहाँ से क्या होगा, उत्सर्जन होगा। अब यहाँ से हम कुछ ट्रांजिशन की बात करते हैं। ट्रांजिशन जब अणु जे से J+1 में यहाँ पे संक्रमण होता है तो यहाँ पे J के स्थान पे हम J पुट करते हैं, J' के स्थान पे J+1 यहाँ पे हम पुट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अणु का जो संक्रमण है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, J से किस में हो रहा है, J+1 में। अणु जो है उसका ट्रांजिशन J से J+1 में हो रहा है। अर्थात J+1 में होने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं क्या रिटर्न कर सकता हूँ, अर्थात J के स्थान पे क्या पुट करोगे आप, J पुट करोगे, J के स्थान पे J पुट करोगे, एंड J' जो है J' के स्थान पे आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, J+1 आपको यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। तो जब ट्रांजिशन J से J+1 में हो रहा हो तो यहाँ पे J के स्थान पे आपको J पुट करना है, एंड J' के स्थान पे J+1 पुट करना है। और यहाँ पे जो इनका डिफरेंस था, एनर्जी का डिफरेंस डेल E इक्वल टू, ये हमने निकाल लिया था, डेल E इक्वल टू B। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ था, J'+1 ये था, और माइनस क्या था, J+1। तो ये फॉर्मूला था यहाँ पे, डेल E इक्वल टू B J'+1 माइनस J+1। और ये जो वैल्यू हमें प्राप्त हुआ था ये किस में प्राप्त हुआ था, हमें सेमी इन्वर्स में इसका मान हमें यहाँ से प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, इस इक्वेशन में J के स्थान पे आप J पुट कीजिए, एंड J' के स्थान पे J+1 पुट कीजिए। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगा, यहाँ से हमें वैल्यू प्राप्त होगा डेल E इक्वल टू, ये मान पुट कीजिए, B, क्या रिटर्न कर सकते हैं इसको,
जे डैश के स्थान पे J+1 यहाँ पे पुट करना है। ये क्या हो गया, J+1 -1 माइनस J+1, और ये जो वैल्यू है ये किस में प्राप्त हो रही है हमें, सेमी इनवर्स। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन में हमने J के स्थान पे J पुट किया एंड J डैश के स्थान पे J+1 पुट किया, तो हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ डेल इक्वल टू बी J+1 ये भी +1 आएगा यहाँ पे, +1 माइनस J+1, और इसका जो वैल्यू है वो हमें किस में प्राप्त हो रहा है, सेमी इनवर्स। आगे इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए। डेल ई इक्वल टू ये क्या हो गया, बी, इसको मैं क्या रिटर्न कर सकता हूँ, J+1, और ये क्या हो गया यहाँ से J+1 2 हो गया, माइनस J ये क्या हो गया J+1, और इसका मान किस में आया, सेमी इनवर्स। अब देखिए नेक्स्ट जो स्टेप है, इसमें हम इस J को इस J से मल्टीप्लाई करेंगे, इस J को 2 से, इस 1 को J से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इस J को इस J से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इस J को 1 से हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से इनको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए आप, यहाँ से हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगा, इनको हम जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ से क्या वैल्यू प्राप्त होगा, देखिए इसको मिटा देता हूँ मैं। देखिए अंदर मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो यहाँ से देखिए हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगा, ये क्या प्राप्त हुआ, b, अंदर क्या हो गया, ये J² प्लस 2J प्लस J, b कोष्टक में क्या क्या प्राप्त हुआ हमें जब हमने मल्टीप्लाई किया, J² प्लस 2J प्लस J प्लस 2 और माइनस का J² और माइनस का J, ये वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। तो देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये J² पॉजिटिव, ये J² नेगेटिव, यहाँ से ये J पॉजिटिव, यहाँ से ये J नेगेटिव, क्या क्या शेष रहा यहाँ से शेष रहा, इसको मैं इस प्रकार से रिटर्न कर सकता हूँ, डेल ई इक्वल टू यहाँ से क्या शेष रहा, b, अंदर कोष्टक में क्या शेष रहा, 2J प्लस 2। अब यहाँ से मैं 2 को बाहर ले सकता हूँ, डेल ई इक्वल टू ये क्या हो गया, 2b, 2 को बाहर ले लिया मैंने, ये क्या हो गया J प्लस और ये 1, ठीक है। तो हमें यहाँ से जो इक्वेशन प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, डेल ई इक्वल टू 2bJ+1, और इसका जो वैल्यू है वो हमें किस में प्राप्त होगा, सेमी इनवर्स में। तो यहाँ से हमें डेली का जो वैल्यू है वो क्या प्राप्त होता है, 2bJ+1 सेमी इनवर्स। देखिए एक बार इसको दोबारा से आप, यहाँ से मैंने आपको बताया डेल्टा J का मान +-1 होता है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा J जो है उसका जो अंतर है वो हमें 1 प्राप्त होना चाहिए। अब यहाँ से डेल्टा J का मान यदि +1 प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, विकिरण का अवशोषण हो रहा है। यदि डेल्टा J का मान नेगेटिव हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, विकिरण का क्या हो रहा है, उत्सर्जन यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद मैंने बताया आपको कि अणु जो है
जे से जे प्लस वन में ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जे के स्थान पे हम क्या पुट करेंगे, जे पुट करेंगे एंड जे डैश के स्थान पे जे प्लस वन पुट करेंगे। अब ये डेली का जो फॉर्मूला है ये हमने पहले ही रिटर्न कर लिया। डेली इक्वल टू यहाँ पे होता है बी जे डैश प्लस वन माइनस जे जे प्लस वन सेमी इनवर्स। ये मान हमने इसमें पुट कर दिया। इसके बाद इसको अंदर यहाँ से मल्टीप्लाई किया और अंदर मल्टीप्लाई करने के पश्चात हमें यहाँ से वैल्यू प्राप्त हुआ, जे स्क्वायर से जे स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस जे से प्लस माइनस जे कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो डेल ई है उसका जो वैल्यू है वो हमें क्या प्राप्त हुआ, डेल ई इक्वल टू बी टू जे प्लस टू। अब यहाँ देखिए अंदर टू जे प्लस टू है, यहाँ से टू को बाहर लीजिए तो डेल इक्वल टू यहाँ से टू को बाहर लिया हमने तो डेल इक्वल टू क्या हो गया, टू बी जे प्लस वन। और इसका जो वैल्यू है वो हमें किस में प्राप्त हुआ, सेमी इनवर्स में। अब इसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि घूर्णन जो स्पेक्ट्रा होता है, घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए जो चयन नियम होता है उसमें डेल्टा जे का मान जो होता है प्लस माइनस वन होता है, अर्थात ट्रांजिशन का जो डिफरेंस होता है वो हमें वन प्राप्त यहाँ से होता है। तो यहाँ मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ। अलाउड ट्रांजिशन बताइए अब यहाँ से कौन कौन से होंगे। अलाउड ट्रांजिशन यहाँ से कौन कौन से संपन्न होंगे बताओ। मैं यहाँ रिटर्न कर रहा हूँ जे इक्वल टू ज़ीरो से जे इक्वल टू वन, जे इक्वल टू ज़ीरो से कहाँ तक मैं रिटर्न कर रहा हूँ उसको, जे इक्वल टू वन तक। तो बताओ ये जो ट्रांजिशन है ये अलाउड होगा कि फॉरबिडन। ये जो ट्रांजिशन है ये क्या होगा, अलाउड ट्रांजिशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जे का जो मान है 0 से 1 है और इनका जो डिफरेंस है वो हमें क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। दूसरा ट्रांजिशन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जे इक्वल टू 1 से जे इक्वल टू 2। अब यहाँ पे भी देखिए जे इक्वल टू 1 से हम क्या ले रहे हैं, जे इक्वल टू 2 यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो यहाँ भी इनका जो डिफरेंस होगा देखिए 2 माइनस वन वन ही होगा। तो यहाँ से ये जो दोनों ट्रांजिशन हैं, ये जो दोनों ट्रांजिशन यहाँ पे संपन्न हो रहे हैं, इन दोनों में जे का जो डिफरेंस है वो हमें प्लस वन यहाँ से प्राप्त होता है। तो इसको हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये जो ट्रांजिशन है ये कौन सा ट्रांजिशन होगा, अलाउड ट्रांजिशन होगा। तो यहाँ पे जे इक्वल टू 0 से जे इक्वल टू 1 एंड जे इक्वल टू 1 से जे इक्वल टू 2, ये जो ट्रांजिशन यहाँ पे संपन्न हो रहे हैं ये कौन से ट्रांजिशन होंगे, अलाउड ट्रांजिशन होंगी। और अलाउड जो ट्रांजिशन है उनको हम क्या कहते हैं, अनुमत संक्रमण के नाम से भी जानते हैं। देखिए अब नंबर 2 की मैं यदि बात करूं, टू ट्रांजिशन यहाँ से जीरो से मैं ट्रांजिशन कहाँ तक ले रहा हूँ, 0 से 2 तक। जे इक्वल टू ट्रांजिशन 0 से कहाँ तक हो रहा है, जे इक्वल टू 2 में यहाँ पे संपन्न हो रहा है। और यदि मैं जे इक्वल टू 1 से कहाँ पे ट्रांजिशन कर रहा हूँ, जे इक्वल टू 3 में। तो यहाँ देखो जे इक्वल टू 0 से जे इक्वल टू 2 में हो रहा है और जे इक्वल टू 1 से 3 में हो रहा है। तो इनमें जब हम डेल्टा जे का मान निकालेंगे तो फर्स्ट में देखिए 2 माइनस 0 2 प्राप्त होगा, सेकंड में 3 माइनस 1 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ से ये जो ट्रांजिशन होगा ये कैसा ट्रांजिशन होगा, फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। और फॉरबिडन जो ट्रांजिशन है इसको हम कौन सा ट्रांजिशन कहते हैं, निषेध ट्रांजिशन के नाम से इसको हम जानते हैं। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो, घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए जो चयन नियम है इसमें डेल्टा जे का मान प्लस माइनस वन होता है। अब कौन सा ट्रांजिशन जो है अलाउड होगा, कौन सा जो ट्रांजिशन है वो फॉरबिडन होगा।
तो यहाँ से आप बता सकते हो j इक्वल टू 0 से यदि ट्रांजिशन j इक्वल टू 1 में एंड j इक्वल टू 1 से यदि ट्रांजिशन j इक्वल टू 2 में संपन्न हो रहा है, तो इस प्रकार का जो ट्रांजिशन होगा वो अलाउड ट्रांजिशन होगा, अर्थात हम इसको अनुमत संक्रमण के नाम से जानते हैं। नंबर 2, यदि ट्रांजिशन j इक्वल टू 0 से j इक्वल टू 2 में संपन्न हो रहा है या j इक्वल टू 1 से j इक्वल टू 3 में यदि ट्रांजिशन संपन्न हो रहा है, तो इस प्रकार का जो ट्रांजिशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, फॉरबिडन निषेध संक्रमण के नाम से उसको हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए ये था आपका टॉपिक घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए चयन नियम, सलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो इसको आप, ये तो समझने की बात थी आपकी, यहाँ से समझ सकते हो आप इसको। अब आपके लिखना आपको है, तो यहाँ से आप इसको किस प्रकार से रिटर्न करोगे, तो यहाँ से देखिए आपको हेडिंग डालना है घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए चयन नियम, घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए चयन नियम, सलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें क्या बताना है कि वे अणु जो घूर्णन स्पेक्ट्रा देते हैं, कौन सा स्पेक्ट्रा देते हैं यहाँ पे, वे अणु जो घूर्णन स्पेक्ट्रा यहाँ पे देते हैं और उनमें कैसा यहाँ पे आघूर्ण होता है, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण उनमें होना चाहिए। और कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल के रूप में आप बता सकते हो, HCl हुआ, HBr हुआ, H2 हुआ आदि क्या होते हैं, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे दर्शाते हैं। अब यहाँ पे सभी जो घूर्णन संक्रमण हैं वो अलाउ नहीं होते हैं, सभी जो संक्रमण होते हैं वो अलाउ कैसे होंगे, कुछ संक्रमण फॉरबिडन भी होते हैं, निषेध भी होते हैं, और कुछ जो ट्रांजिशन है वो क्या होते हैं, अलाउड भी होते हैं। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, अलाउड जो ट्रांजिशन होगा वो कब होगा, जब डेल्टा जे का जो मान है ±1 होता है, अर्थात इनका जो अंतर होता है वो हमें क्या प्राप्त होता है, 1 हमें प्राप्त होता है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि डेल्टा जे का मान यदि प्लस है तो विकिरणों का अवशोषण हो रहा है, डेल्टा जे का मान -1 है तो विकिरणों का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। अब इसके बाद में यहाँ से आपको क्या बताना है कि जब अणु, जैसे अणु का कहाँ से कहाँ तक ट्रांजिशन हो रहा है, j इक्वल टू 0 से j+1 में ट्रांजिशन हो रहा है, अर्थात j के स्थान पे क्या पुट करोगे, j, एंड j' के स्थान पे क्या पुट करोगे, j+1। ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। डेल ई जो है उसका जो वैल्यू है वो हमें क्या प्राप्त होता है, डेल इक्वल टू बी j'+1 j+1 सेमी इनवर्स। अब इस इक्वेशन में हम यहाँ से j के स्थान पे j एंड j' के स्थान पे j+1 पुट करते हैं, ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, j+1 को j+2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं एंड j को j+1 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया हमने तो यहाँ से क्या मान प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। यहाँ से इसको सोल्व किया हमने तो यहाँ से देखिए ये j² पॉजिटिव है, ये j² नेगेटिव है। यहाँ से देखिए और क्या बचा, ये j पॉजिटिव है, ये j नेगेटिव है। तो यहाँ से क्या रिमेन रहा, 2j+2, 2j+2 शेष रहा, 2 को मैंने बाहर ले लिया। तो यहाँ से जो डेल ई है, डेल ई का जो वैल्यू है वो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, डेल इक्वल टू 2bj+1 सेम इनवर्स। अब यहाँ से देखिए कौन सा संक्रमण क्या होगा, अनुमत होगा, और कौन सा जो संक्रमण है वो क्या होगा, फॉरबिडन होगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, यदि ट्रांजिशन j इक्वल टू 0 से 1 में संपन्न हो रहा है और j इक्वल टू 1 से 2 में हो रहा है, तो यहाँ से जो ट्रांजिशन होगा अलाउड होगा, और अलाउड का मतलब क्या है, अनुमत संक्रमण होगा। कैसा संक्रमण होगा, अनुमत। ठीक है, और यदि यहाँ पे ट्रांजिशन j इक्वल टू 0 से 2 में और j इक्वल टू 1 से 3 में हो रहा है,
तो इस प्रकार का जो ट्रांजिशन होगा वो कैसा ट्रांजिशन होगा, यहाँ पे निषेध ट्रांजिशन होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको इस प्रकार से रिटर्न करोगे। हेडिंग डालना है आपको घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए चयन नियम, ये वाला पेज आपको इसमें रिटर्न करना है। और नेक्स्ट आपको ये वाला जो पेज है इसमें आपको रिटर्न करना है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है घूर्णनीय स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, घूर्णनीय स्पेक्ट्रल रेखाओं की तीव्रता, अर्थात इसको हम कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रम लाइंस। अब देखिए यहाँ से घूर्णनीय स्पेक्ट्रम रेखाओं की जो तीव्रता है इसका जो मान है ये मुख्यतया 3 कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है ये मान, घूर्णनीय स्पेक्ट्रम रेखाओं की जो तीव्रता है ये मुख्यतया कितने कारकों पर निर्भर करती है, 3 कारकों का पर ये क्या करती है, निर्भर यहाँ से करती है। फर्स्ट जो कारक होता है इसका, तो देख लो ये आप इसको एक बार, ये टॉपिक है आपका यहाँ से घूर्णी स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता। और ये बताया मैंने आपको कि घूर्णी स्पेक्ट्रम रेखाओं की जो तीव्रता है ये मुख्यतया कितने कारकों पर निर्भर करती है, 3 कारकों पर ये क्या करती है, निर्भर करती है। फर्स्ट जो कारक है इसका वो कौन सा है, संक्रमण प्रायिकता, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के नाम से इसको हम जानते हैं। तो फर्स्ट कारक इसका हो गया संक्रमण प्रायिकता अर्थात ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे हम सेकंड जो कारक है उसमें अध्ययन करेंगे विशेष घूर्णन ऊर्जा स्तर में अणुओं का घनत्व। विशेष घूर्णन ऊर्जा स्तर में अणुओं का घनत्व, इसको हम घनत्व जो होता है इसको हम पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। और थर्ड जो कारक है इसका, उसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, प्रत्येक घूर्णन ऊर्जा स्तर की समभ्रंशता। प्रत्येक जो घूर्णन ऊर्जा स्तर है इसकी जो समभ्रंशता है उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, अर्थात डीजनरेसी ऑफ रोटेशनल एनर्जी जो लेवल होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है घूर्णी स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता मुख्यतया 3 कारकों पर निर्भर करती है, संक्रमण की प्रायिकता, विशेष घूर्णन ऊर्जा स्तर में अणुओं का घनत्व, और थर्ड प्रत्येक घूर्णन ऊर्जा स्तरों की समभ्रंशता। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट हम यहाँ पे आज डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट यहाँ पे ले रहे हैं हम संक्रमण की प्रायिकता। और संक्रमण की जो प्रायिकता है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के नाम से इसको हम जानते हैं। तो किसी संक्रमण की संभावना है या नहीं इसका निर्धारण हम चयन नियम, सलेक्शन जो रूल है उनके द्वारा यहाँ पे किया जाता है। तो संक्रमण की जो प्रायिकता है इसमें आप यहाँ से क्या बताओगे कि कोई भी जो संक्रमण है उसकी संभावना है या नहीं, इसका निर्धारण हम यहाँ से सलेक्शन जो रूल है, चयन जो नियम है उनके द्वारा यहाँ से हम कर सकते हैं। और चयन नियम यहाँ पे क्या कहते हैं, कौन सा जो ट्रांजिशन होगा वो अनुपत होगा, अलाउड होगा, और कौन सा जो ट्रांजिशन है वो फॉरबिडन होगा। तो यहाँ से आप क्या रिटर्न करोगे, इसमें यह भी बताया था मैंने आपको, यदि ट्रांजिशन j इक्वल टू 0 से किस में हो रहा है, j डैश इक्वल टू 1 में संपन्न हो रहा है। यदि ट्रांजिशन j इक्वल टू 0 से j डैश इक्वल टू 1 में संपन्न हो रहा है तो बताओ अलाउड होगा कि फॉरबिडन, अलाउड होगा, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा j का जो डिफरेंस है वो हमें 1 प्राप्त हो रहा है। नंबर 2, यदि ट्रांजिशन j इक्वल टू 0 से किस में संपन्न हो रहा है, j डैश इक्वल टू यहाँ पे 2 में संपन्न हो रहा है, तो यहाँ पर भी जो इसमें डिफरेंस होगा उसका मान हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो सलेक्शन जो रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन है ये क्या होंगे, अलाउड ट्रांजिशन होंगे। और कुछ ऐसे ट्रांजिशन भी होंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है
संक्रमण की जो प्रायिकता है उसका मान यहाँ पे 0 होता है। तो संक्रमण की प्रायिकता का मान 0 कब होगा? जब ये सलेक्शन जो रूल हैं, चयन जो नियम हैं, उनकी पालना ये यहाँ पे नहीं करेंगी। और सलेक्शन रूल की पालना कब नहीं करेंगे ये? जब यहाँ से ट्रांजिशन जो है उनका जो डिफरेंस है डेल्टा जी का मान वो क्या हो? 1 से अधिक हो। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? यदि ट्रांजिशन j इक्वल टू 0 से j डैश इक्वल टू 2 में संपन्न हो रहा है या j इक्वल टू 1 से j डैश इक्वल टू 3 में संपन्न हो रहा है, तो इस प्रकार के संक्रमण की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसका जो मान होगा वो हमें 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? निम्न प्रकार के संक्रमण की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी, जो चयन नियमों की पालना नहीं करेंगी। तो j इक्वल टू 0 से यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? j इक्वल टू 0 से यदि ट्रांजिशन j डैश इक्वल टू 1 में संपन्न ना होकर किस में संपन्न हो रहा है? 2 में यहाँ पे संपन्न हो रहा है। दूसरा, यदि मैं ट्रांजिशन लूँ j इक्वल टू यहाँ पे 1 से, ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है? j डैश इक्वल टू 3 में संपन्न हो रहा है। तो ये जो दोनों ट्रांजिशन हैं, ये दोनों ट्रांजिशन यहाँ पे सलेक्शन जो रूल है, चयन जो नियम है, उनकी पालना यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अभी सलेक्शन रूल की यहाँ पे पालना नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से इस प्रकार का ये जो संक्रमण होगा इसकी प्रायिकता का जो ये मान होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ से 0 प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे सलेक्शन रूल की पालना ये नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको ये हेडिंग डालना है, घूर्णी स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता। ठीक है, इसमें ये वाला जो पेज है आपको इसमें रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट आपको ये जो ट्रांजिशन है ये यहाँ पे रिटर्न करने हैं आपको, और लास्ट में आपको यहाँ से रिटर्न करना है निम्न प्रकार के संक्रमण की प्रायिकता 0 होगी यदि ट्रांजिशन j इक्वल टू 0 से j डैश इक्वल टू 2 में एंड j इक्वल टू 1 से j डैश इक्वल टू 3 में संपन्न हो रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे स्पेक्ट्रमी रेखाओं की जो तीव्रता है उसको प्रभावित करने वाला सेकंड जो कारक था, विशेष घूर्णन ऊर्जा स्तरों में अणुओं का जो घनत्व होता है उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।